नमस्कार सभी को। भटनेर क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चल रहा था ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए, और साथ ही यूजीसी नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पिछली 3 क्लासों में हम पढ़ चुके हैं 8882 तक के काल के प्रमुख जो शिक्षा में विकास होता है उसके बारे में। इसके बाद अगर थोड़ी अपने आगे की बात करें तो जैसे विश्वविद्यालय आयोग है, तो इस विश्वविद्यालय आयोग से पहले भी कुछ घटनाक्रम होता है। जैसे 1882 से 1902 के काल की अपनी बात करें, हंटर आयोग के बाद में शिक्षा में क्या विकास हुआ, तो इस काल में उच्च जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा में विकास होता है। और इसी में अगर हम देखें तो मध्यम वर्ग जो था, इस मध्यम वर्ग ने शिक्षा ज़्यादा प्राप्त की थी। मध्यम वर्ग सर्वाधिक विकास हुआ था इस समय, और मध्यम वर्ग ने, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता थी, तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और फिर कंपनी के अधीन सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं। रोजगार के लिए मध्यम वर्ग के द्वारा अंग्रेजी भाषा लेना, और एक बड़ी संख्या में जब कोई एक वर्ग शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे शिक्षा के सर्वाधिक विकास की श्रेणी में अपने देख सकते हैं। दूसरी ओर ये जो काल था 1882 से 1902 का काल, तो इस समय अनेक राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है इस समय। जैसे अपने बात करें तो इसी काल में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना। दूसरा, इसी काल में देखें तो जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, क्रांतिकारी विचारधारा, सर्वाधिक विकास इसका भी होता है। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो मध्यम वर्ग था या उच्च वर्ग था, वो भी इस समय सरकार का विरोधी हो चुका था। शिक्षित वर्ग शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जो योगदान है वो मांग रहा था। इस समय कांग्रेस की स्थापना होगी, उसके अधिवेशनों में भी सरकार के जो कार्य थे उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का ही योगदान था। तो वैक्यूम ट्यूब के जिस प्रकार के विचार के हिसाब से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन अब उसी कांग्रेस के द्वारा स्वशासन की मांग की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवर्तन इस समय हो रहे थे। इसके अलावा इसी काल में भारतीय प्रेस और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। भारतीय प्रेस और पत्रकारिता। और इसी राजनीतिक परिवर्तन में आगमन होता है कर्जन का। कर्जन इस समय वायसराय बन के आया था 1899 में, 1899 से 1905। और कर्जन का ये विचार था कि वर्तमान में जो राजनीतिक असंतोष चल रहा है, इस राजनीतिक असंतोष के पीछे जो मूल कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। क्योंकि अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी अब सरकार का विरोधी हो चुका था। तो कहीं ना कहीं कर्जन का ये विचार था कि जो शिक्षा अपनों ने दी थी, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा को कर्जन ने इस राजनीतिक असंतोष का प्रमुख कारण माना था। अब कर्जन के पास 2 लक्ष्य हो गए। एक तो शिक्षा में बदलाव भी करना है, और दूसरा राजनीतिक जो असंतोष था उसको भी दबाना था। और विशेष रूप में कर्जन ने यह भी माना था कि जब विश्वविद्यालयों में जो पिछला आयोग था, इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए।
तो अगर जहां हस्तक्षेप नहीं है वहां पर अनुशासनहीनता बढ़ रही है। जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां पर राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था। तो कर्जन का ये प्रमुख रूप से मानना था कि राजनीतिक असंतोष के पीछे शिक्षा प्रमुख कारण था। और अब कर्जन की प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हो गए। नंबर 1, राजनीतिक असंतोष जो चल रहा है उसको कम करना है या नियंत्रित करना है, और दूसरा शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। अब इसके लिए कर्जन क्या करेगा? 1901 में कर्जन ने, वायसराय कर्जन है, कर्जन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। इस शिक्षा को बुलाने का प्रमुख जो कारण था वो था उच्च शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन के लिए सिफारिशें करना। उच्च शिक्षा में किस प्रकार बदलाव किया जाए, और बड़े बड़े जो शिक्षा शास्त्री थे वो इस शिमला सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और इस शिमला सम्मेलन में शिक्षा से संबंधित लगभग 150 प्रस्ताव भी पारित हुए थे। और इसी शिमला सम्मेलन के आधार पर कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की। विश्वविद्यालय आयोग। एक बात और, कर्जन जो था ये मैकाले की जो अंग्रेजी भाषा के समर्थन वाली नीति थी ना, इसका सर्वाधिक सबसे बड़ा आलोचक बन गया था। क्योंकि जितना ज़्यादा इन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया था, भारतीयों ने उतनी ही दृढ़ता के साथ अंग्रेजी शासन का विरोध किया था। क्योंकि पाश्चात्य जो साहित्य था उसको पढ़ लिया था। तो शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसका भी था, और इसीलिए मैकाले की शिक्षा नीति का कर्जन ने आलोचना की थी। अब अगर बात करें एक विश्वविद्यालय आयोग जिसकी स्थापना हो गई 1902 में, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर थॉमस रेले। सर थॉमस रेले। और इस आयोग में 2 भारतीय भी शामिल थे। पहला बात करें सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित आगे एक और आयोग होगा, उसमें भी 2 भारतीय होंगे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन। तो किस आयोग में कौन से भारतीय हैं इसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, और ये याद रखने वाली भी चीज़ है। छोटे क्वेश्चन यहाँ से। तो ये जो विश्वविद्यालय आयोग था इसकी स्थापना होती है 1902 में, और इसका आधार था शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन। खैर, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हो गई और सर थॉमस रेले इस आयोग के अध्यक्ष थे। 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी इस आयोग से संबंधित थे। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी, और सिफारिशों में कुछ बातों को यहाँ रखा गया। जैसे अगर अपने बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इस विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। ये आयोग नहीं है, इसकी जगह अधिनियम है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अधिनियम 1904। कुछ प्रावधान थे इसमें, जैसे विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्राध्यापकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए। यानी शिक्षा का स्तर ऊंचा भी उठाना है और साथ में राजनीतिक असंतोष को भी नियंत्रित करना है। तो पहला जो प्रावधान था वो था कि विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिया जाए, और इस शोध को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्राध्यापकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए, और साथ में विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जाए। दूसरा था पुराने विश्वविद्यालयों में सीनेट की जो न्यूनतम संख्या है वो 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी, और इसमें से जो 20 सदस्य होंगे उनका मनोनयन सरकार द्वारा निर्वाचन सिद्धांत द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हंटर आयोग की सिफारिशें थी कि विश्वविद्यालय में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको हटा देना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप को हटा दिया गया क्योंकि उसकी मांगें मान ली गई। अब जहां हस्तक्षेप नहीं था
केवल हस्तक्षेप रहा था वित्त संबंधित। भी कॉलेजों को जो अनुदान, विश्वविद्यालयों को जो अनुदान मिल रहा है, क्या उसका वास्तव में सही रूप से यूज हो रहा है? तो केवल वित्तीय स्तर पर ही नियंत्रण रखा था। और कर्जन ने ये माना था कि सरकार का जिस विश्वविद्यालय पर नियंत्रण नहीं है, वहाँ पर अनुशासनहीनता और शासन के विरोधी संस्थाएं शुरू हो चुकी है। तो अब इस सिफारिश में क्या कहा गया कि पुराने जो विश्वविद्यालय हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 सदस्यों की एक सीनेट होगी। सीनेट विश्वविद्यालय की प्रशासन समिति, और इस सीनेट में 20 सदस्यों का मनोनयन सरकार करेगी। अब सरकार के कहीं ना कहीं ये जो सदस्य थे, ये इस सीनेट की जो कार्यविधि थी या इसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में सरकार को समय समय पर अवगत भी करवाएंगे। तो ये व्यवस्था की गई। सीनेट में अब सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, और जो नए विश्वविद्यालय है वहाँ सीनेट की न्यूनतम संख्या 40 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 75, और इनमें भी 15 सदस्यों का जो मनोनयन है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। पुराने विश्वविद्यालय में 50 और 100, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा 20 सदस्यों पर। और नए जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर न्यूनतम 40, अधिकतम 75 और 15 सदस्यों का हस्तक्षेप सरकार का होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया, सीनेट के सदस्यों में भी बढ़ा दिया। वैसे भी सरकार जब चाहे जांच कर सकती है, और सीनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित होंगे उसे सरकार वीटो कर सकती है। सरकार का मतलब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, अगर ये लगे कि ये सीनेट का ये प्रस्ताव सही नहीं है या सरकार के विरुद्ध है, तो इसको वो वीटो कर सकते थे। आगे देखें तो महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालयों का नियंत्रण बढ़ा दिया। विश्वविद्यालयों पर सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित हुआ, और महाविद्यालयों पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण कर दिया विश्वविद्यालयों का, और अब वो निरीक्षण भी कर सकते थे। खैर, इस विश्वविद्यालय आयोग की सभी जो सिफारिशें थी वो मान ली गई। अब सिफारिशें मान ली। कर्जन का जो उद्देश्य था वो इस विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा पूरा हो गया। पहला, राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि सीनेट के जो सदस्य थे उनका मनोनयन उसमें से कुछ का सरकार करेगी, और उसके प्रस्ताव को अगर सरकार रोक सकती है तो विश्वविद्यालयों पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। कर्जन के इस आयोग का भारतीयों ने पूरा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा में हस्तक्षेप कर रही है, तो उन्होंने विरोध भी किया था। दूसरी ओर कर्जन का ये विचार था कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय 25 वर्षों तक संतुष्ट रहेंगे। उसके मन में, क्योंकि खुद जब कोई कार्य करता है तो उसके मन में ये होता है कि मेरे इस कार्य से लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। 25 वर्षों तक संतुष्ट रखने की कर्जन की नीति थी, लेकिन ये पूरी तरह से असफल हो गई, क्योंकि 10 वर्षों में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय राजनीतिक विचारों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। तो इन परिस्थितियों में अब कर्जन को एक और आवश्यकता महसूस हुई कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में इस समय जो देश प्रेम या राष्ट्रवाद के प्रति जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन पर लगाम लगाना ज़रूरी है, और अगर नहीं लगाया तो ये विचार पूरे भारतवर्ष में फैल जाएंगे। तो कर्जन को आवश्यकता हुई, और कर्जन ने एक और बिल या विधेयक ले आया। इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था, इस कलकत्ता विश्वविद्यालय को सीमित कर देना। सीमित करने का मतलब है इसके अल्टरनेट अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दो, इसका भार कम हो जाएगा। अब विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ करेंगे? नंबर 1 ढाका में, और नंबर 2 पटना बिहार में। अब इससे क्या होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय पर जो अतिरिक्त भार था, सरकार के उद्देश्य से ये भार था, लेकिन भारतीय उद्देश्य में नहीं था, क्योंकि सरकार तो खुद चाहती है भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में जिन राजनीतिक विचारों की उपज हो रही है उसको नष्ट किया जाए। खैर,
ढाका और पटना में नए विश्वविद्यालय खोलने का सरकार ने विचार किया था। अब ये सारा का सारा हो गया। इस समय भारतीयों के द्वारा भी कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाती है। इसके बाद आगे अपने पढ़ते हैं एक सैडलर आयोग। एक सैडलर आयोग, एक मिनट। इस सैडलर आयोग से पहले अपने एक चीज और पढ़ेंगे, वो क्या है? कर्जन के द्वारा जब विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया गया, इस समय कांग्रेस का एक और विचार था। कांग्रेस ये कहती थी कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर बल दे, प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। कांग्रेस ये मान रही थी कि सरकार का ये प्रमुख उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा दी जाए, वो निःशुल्क भी हो और अनिवार्य भी हो। लेकिन सरकार ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहती थी। कांग्रेस की इस मांग पर कांग्रेस के जो प्रमुख सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने एक बिल तैयार किया और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें पेश कर दिया। लेकिन सरकार तो ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहती थी जहां उसका उत्तरदायित्व बढ़े। इसके लिए सरकार ने इस बिल को अस्वीकार कर दिया। अब जब अस्वीकार कर दिया तो ये जो कांग्रेस का जो निश्चय किया था कि प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी, ये पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने नियुक्ति की एक सैडलर आयोग की। सैडलर आयोग, इस सैडलर आयोग की स्थापना होती है 1917 में। अध्यक्ष थे माइकल सैडलर और ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस सैडलर आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इससे पहले जो एक आयोग था विश्वविद्यालय आयोग, उसमें भी 2 भारतीय थे। तो ये दोनों ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। खैर, सैडलर आयोग की नियुक्ति होगी और सैडलर आयोग ने उच्च शिक्षा में अपनी सिफारिशें दी। सैडलर आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें दी जाती है। जैसे पहली सिफारिश थी कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, इसके बीच में इंटर की परीक्षा होनी चाहिए। इंटर यानी 12वीं की परीक्षा। और इस 12वीं की शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना हो। यानी एक तो होगी माध्यमिक 10वीं, और इसके बाद जो कॉलेज शिक्षा है, वर्तमान में यही सिस्टम चल रहा है अपना। 10वीं के बाद 2 साल के लिए इंटर परीक्षा होती है 12वीं। तो इस 12वीं क्लास का जो सुझाव था वो सैडलर आयोग के द्वारा दिया गया और इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों की भी स्थापना होनी चाहिए। ये जो कॉलेजी शिक्षा है या स्नातक की उपाधि है, ये स्नातक की उपाधि कम से कम 3 वर्ष के लिए होनी चाहिए। यानी 3 वर्ष में स्नातक की उपाधि देनी चाहिए। तीसरा, बैचलर डिग्री और ऑनर्स, इन दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। चौथा, विश्वविद्यालयों के जो नियम है जो बहुत ज़्यादा कठोर है, इनकी जगह सरल नियम बनाया जाए। विश्वविद्यालय